वही, लेकिन वही हो रहा है, वो नहीं ले रहा है ना। रोटेट योर डिवाइस आ रहा है, ऑटो रोटेट द डिवाइस बैक, सो देयर वी गो, एंड जस्ट होल्ड इट, इसको नीचे करिए और दूर कर दे थोड़ा पास। इससे थोड़ा मजा है आपको। आपको इस तरह चले जाओ और सीधे बैक करने दे देंगे। बैक कर लीजिए। तो भाई यहाँ पे नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, और यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है। और इन स्पेशल गेस्ट जो हैं, इनको हमारे किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इन्हें लगातार तो सुनते ही आए हैं आरिफ भाई। और अब हम ये जो फॉलोअर्स होंगे, जो सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे आपको, ये सोच रहे होंगे कि आप और मैं एक साथ कैसे बैठे हैं। आरिफ भाई, ये स्टोरी क्या है? भाई बहन मैं हैं। यूके में हूँ या आप इंडिया में हैं, ये बताइए। देखें, मैं तो इंडिया आया हूँ और इंडिया आता ही अपनी बहन से मिलने आया हूँ सबसे पहले इधर। तो ये हमारा एक रिश्ता है और मेरे पास अल्फाज नहीं है भारत में जो मेरे भाई बहन मुझसे इतना प्यार करते हैं उसके लिए। और अदिति जी के साथ ये पहला प्रोग्राम नहीं है, लाइव पहला प्रोग्राम है एक साथ बैठ के, अदरवाइज़ लंदन से भी प्रोग्राम होते रहे हैं। और अभी हम भारत एक्सप्रेस टीवी पे भी हमने प्रोग्राम किया। और वो शो कैसे, टीवी का एक्सपीरियंस आरिफ भाई कैसे डिफरेंट था? और हम तो मथुरा पे बात कर रहे थे, ऐसा मुद्दा है जो कि आपके दिल के बहुत करीब है। आप सनातन और सनातनियों के बारे में बहुत खुलकर उनका सपोर्ट करते हैं। हाथ में आप खुद इतने सारे कलावा पहनते हैं, जिसके लिए आपकी आलोचना भी होती है और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स भी रहते हैं। देखें, मेरा हज़ारों साल का ताल्लुक़ है सनातन से, कोई आज का नहीं है, ठीक है ना। ये मानने की बात होती है। और मैं तो फ़ख्र करता हूँ कि मैं कैसे फ़िलोसोफ़ी, कैसे धर्म को बिलीव करता हूँ जो इंसानियत की बात करता है। यूनाइटेड नेशंस के जो यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो पूरा गीता से लिया गया है। जो गीता में ज्ञान दिया गया है वो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? जो सनातन को जुटलाता है वो ह्यूमैनिटी को जुटलाता है, ये मेरा बिलीफ है। और मैंने जब सनातन में आना शुरू किया था तो मुझे किसी ने पूछा कि किसके भक्त हो, तो मैं तो राम भक्त कहता हूँ अपने आप को। और राम मैं भक्त? जी, मैं राम भक्त हूँ। मैं अयोध्या गया था लास्ट ईयर में और इस साल भी जाऊँगा बिल्कुल। और यह है कि एक ऐसी जगह है जहाँ जाके बिल्कुल दिल को सुकून मिलता है, आनंद मिलता है और कहीं नफ़रत नज़र नहीं आती इस पूरी फ़िलोसॉफ़ी में। अभी आपने अयोध्या का जिक्र किया। अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर बन रहा है। इस बार तो आपके आने की जो टाइमिंग है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और अहम हो जाती है, ये देखते हुए कि आप जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और आप इंडिया में ही होंगे उस समय, जी राइट? जी। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो आप जब भारत में होंगे तभी होगा, और एक राम भक्त के लिए तो उससे बड़ा लम्हा नहीं हो सकता। बिल्कुल, मेरी तो ख्वाहिश भी थी कि मैं उसमें जा सकता, लेकिन बदकिस्मती है कि वहाँ पे अभी जो पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ वो कुछ परमिशंस देने की वजह से, तो अब परमिशनों पे बहुत ज़्यादा रोक लग गई है। एक दाग लगा हुआ है मुझ पे, पाकिस्तान बोर्न, तो ज़रा एक वो होता है। लेकिन फिर भी ओवरवेलमिंग जो मुझे यहाँ पे मान सम्मान मिलता है उसका कोई मोल नहीं है। दुनिया में आदमी दौलत कमा लेता है, बहुत कुछ कमा लेता है, शोहरत कमा लेता है, लेकिन ये जो प्यार, बेलोस प्यार होता है ना, वो मुझे भारत में मिला है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं जब भी आता हूँ इधर मुझे लगता है मैं माँ की गोद में पहुँच गया हूँ। माँ तो मेरी है नहीं अब, लेकिन ये मेरी माँ है और मुझे ये मट्टी खींचती है। मैं बता नहीं सकता। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ मुझे कह रही थी कई दिनों से कि इतनी अचानक खुशी क्यों है, जबकि मैं अभी अमेरिका के 9 स्टेट में गया सितंबर में, लेकिन वो एक आम सा ट्रिप था जो होता रहता है। लेकिन भारत की बात ही और होती है। तो भारत में आरिफ भाई, अभी क्योंकि आपने अभी राम भक्त होने का जिक्र किया, मैं पहले कृष्ण की बात कर लेती हूँ, क्योंकि आप मेरे शो में अभी थे तो आप बात कर रहे थे मुझसे श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में, और आप गए थे मथुरा पिछली बार। ये जो पूरा विवाद है और जो हिंदुस्तान में पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, मुस्लिम एक वर्ग है जो ये कहता है, मैं नहीं कहूँगी सारे मुसलमान, लेकिन एक वर्ग है मुसलमानों में जो ये कहता है कि एक एक करके, जिसमें नेता भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी या मदनी साहब जो हैं, बहुत ही वोकल इन सब चीज़ों में रहे हैं, तो ये जो कहते हैं कि ये जो बातें हैं ये हमारी मस्जिदें हमसे छीन रहे हैं। आप उस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि एक इज़्ज़त का भी रास्ता होता है। इज़्ज़त का रास्ता ये है कि जहाँ आपको नज़र आ रहा है ना
साफ नज़र आता है। आप किसी अंधे को भेज दें मथुरा में, वो भी कहेगा कि यार कुछ 100 साल पुरानी मस्जिद जायज़ है कि हज़ारों साल पुरानी जन्मभूमि जायज़ है। तो इज़्ज़त का रास्ता मुसलमानों के पास ये है कि जो जगह आपको लगता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, चाहे वो जन्मभूमि है कि नहीं है, कोई आम सा भी मंदिर तोड़ के बनाई गई है, वो आप गुडविल गेस्चर के तौर पे खुद ही कहें कि भाई साहब, और ये मुसलमानों को फ़ायदा है। देखें, मुफ्ती तकी उस्मानी पाकिस्तान के नंबर 1 मुफ्ती हैं। इन्होंने भी 6 महीने पहले कराची की एक मस्जिद के लिए फतवा दिया था कि ये नाजायज़ जगह पे बनी है, तो नाजायज़ जगह पे किसी और प्लेस ऑफ वर्शिप की जगह पे मस्जिद बनाना हराम है, वहाँ नमाज़ पढ़ना हराम है। बाबरी मस्जिद में सैकड़ों साल आप नमाज हराम करते रहे। आज आपको भारत सरकार ने एक अल्टरनेट जगह दी जहाँ पे आपका एक बहुत खूबसूरत मस्जिद बन रही है, स्कूल बन रहा है, उसके अंदर हॉस्पिटल बन रहा है, मदरसे बन रहे हैं, वहाँ पे जायज़ जगह है, नमाज पढ़ेंगे, आपकी इबादत भी जायज़ कहलाएगी। तो आप ऐसी हराम जगहों पे इबादत करके अपना धर्म भी ख़राब कर रहे हैं, अपना रिलीजन इस्लाम भी ख़राब कर रहे हैं, अपनी नमाज को ज़ाया कर रहे हैं। आपके लिए बेहतर ये है कि आप भारत सरकार से कहें कि भाई साहब, ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ज्ञानवापी मंदिर है। ये मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। इस तरह जो जो जगहें आपको लगती हैं, आप चुपचाप खुद ही वो करें, आपकी इज्जत में इजाफा होगा और आपका मज़हब भी बचा रहे हैं आप। वरना आप जिद्दबाजी में, सिर्फ बहस जीतने में मंदिर मस्जिद करते रहेंगे, आप अपना मज़हबी नुकसान भी कर रहे हैं और आप इज्जत भी गंवा रहे हैं। इससे बेहतर है, देखें, सिंपल से मैं सवाल करूंगा, प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थ प्लेस पे अगर कोई मंदिर बना दे, आपको कैसा लगेगा? आप तिलमिला जाओगे। तो फिर आप हिंदुओं को देखें कि सैकड़ों साल से बर्दाश्त करके बैठे हैं, इनका पावर है इनके पास। जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी, आज अगर हिंदुओं ने तोड़ दी, आप क्या कर लोगे? तो आपके पास एक इज़्ज़तदार रास्ता है, आप अपने इज़्ज़त से अपना भी मज़हब बचाएं, अपनी इबादत को हलाल करें, क्यों हराम करने पे तुले हुए हैं? आप जो ये बातें कह रहे हैं आरिफ भाई कि अगर आप हराम की जगह पे इबादत करेंगे तो वो हराम मानी जाएगी, उसे हलाल नहीं माना जा सकता, तो ये बात क्या मुसलमानों को समझ नहीं आती फिर? या मैं आपको यही लगता तो है कि कह रहा हूँ। जो इनको लीड कर रहे हैं, दरअसल उनको ये सूट करता है कि उनको समझ ना आए, तो और उन्हें जितना ज़्यादा बरगला सकते हैं बरगलाएं, या फिर प्रॉब्लम कहीं और है? मेरी कई मुसलमानों से इस पे बात होती है, वो बहस करेंगे तो मैं वापस उनको कहता हूँ, मेरे इस बात का तो जवाब दे दो कि नाजायज़ जगह पे मस्जिद बनाना हलाल है। तो फिर वापस इधर उधर की बात। मैं तो हैरान होता हूँ कि असदुद्दीन अवैसी जैसा आदमी वकील है, वो कोर्ट का फैसला नहीं मानता। दुनिया के किसी और माशरे में ऐसी बात की जाए तो कोर्ट उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाएगी, वो तो कहता है हम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। तो ये राजनीति की जा रही है सिंपल सी कम्युनल लीडर्स की तरफ से। आम मुसलमान का फ़र्ज़ है, क्योंकि कम्युनल लीडर अलग चीज़ है, मुसलमान अलग चीज़ हैं। आम मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने मुफ्ती से पूछें कि क्या किसी और इबादत गाह की जगह पे बनाई हुई मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जायज़ है। आप अपने मुफ्ती से पूछें, उससे सिंपल सा फतवा ले लें आप। या आप सऊदी अरब के जो सबसे बड़े या जामिया अज़हर कायरो में, आप उनको एक ईमेल कर दें, या उनके ऑनलाइन फतावा होते हैं, उस पर फतवा करके देख लें, अपना मज़हब बचाएं। मैं तो सिंपल सा ये कह रहा हूँ। इन जो मदारी हैं, जो कम्युनल लीडर्स, जिनके बच्चे यूरोप अमेरिका में पढ़ते हैं, आपको मदरसों में पढ़ाते हैं, जिनकी बीवियां बेटियां पर्दा नहीं करती, आपको पर्दा, हिजाब, मेरा राइट, ये वो, जैसे आपकी लिखारी हैं राना अयूब टाइप की, और ये वेस्टर्न लाइफ गुजारती हैं, आपको मदरसों और बुरकों में रखती हैं। आप खुद कंपेयर करें। मैं आपको कहाँ कह रहा हूँ कि आप अपना मज़हब छोड़ दें, आप इस्लाम में प्रैक्टिस ना करें, ये आपका हक़ है और भारत का संविधान आपको ये हक़ दे रहा है। आप इसको एंजॉय करें, लेकिन इज़्ज़त का रास्ता अपनाएं। अपने कम्युनल लीडर्स के चक्कर में आके आप अपनी देशभक्ति को भी ख़तरा में डाल रहे हैं, आप अपने मज़हब को भी ख़तरे में डाल रहे हैं, और अगर कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है पूरी दुनिया में कहीं, वो भी आपको गलत समझता है। तो ये अभी जो आप देखते हैं, चाहे वो आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आप राम भक्त हैं, अभी जो कृष्ण जन्मभूमि के मामले में देखते हैं, ज्योतिर्लिंगों के मामले में देखते हैं, काशी को लेकर जो लड़ाई है, ये लड़ाई क्यों है? ये क्या मजहबी तौर पर वर्चस्व की लड़ाई है? ये किस किस लेवल की लड़ाई है और क्यों है?
देखें, ये शुरुआत से ही भारत में कुछ खराबियां रहीं, ठीक है ना। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो चीज़ें करेक्ट मामले में नहीं चली। मुसलमानों में कुछ कम्युनल लीडर्स हैं, मैं बार बार कहूँगा, जो ये चीज़ करते हैं, वरना आम मुसलमान, मैंने पिछले ट्रिप में भारत में तकरीबन 10 से 11 शहरों में गया। मैं अपने गांव में गया जहाँ पे मेरे फादर पैदा हुए थे, और वहाँ पे जब पूरा गांव 250 लोगों का गांव है, सारे औरतें मर्द बच्चे सब ज़मीन पे बैठे थे रात को खाना खाने के लिए। तो मैंने सरपंच से पूछा, आप इधर होके बैठे और हाँ, मैंने सरपंच जो मेरे बराबर में पड़े बैठे थे उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बता दें कहाँ है, कौन मुसलमान है इसमें, कौन दलित है, कौन शेड्यूल कास्ट है, कौन ब्राह्मण है, कौन। बोले ये सब सोशल मीडिया पे होता है। तो मैंने यहाँ पे मुसलमानों को देखा है, बड़े मज़े से लाइफ गुजार रहे हैं, इनको कोई यहाँ पे मसला नहीं है। ये एक देखें, एक तो भारत के खिलाफ इकोसिस्टम चलता है इंटरनेशनल। आप टाइम मैगजीन की इस हफ्ते की रिपोर्ट में पढ़ेंगे ना, तो सिखों के हवाले से उसमें लिखा गया है कि सिखों पे अत्याचार हो रहा है भारत में, ये वो। मैं हैरान रह गया कि कहाँ पे अत्याचार हो रहा है। अत्याचार मीन्स होता है कि आपको जॉब्स नहीं मिल रही। सिख यहाँ पे भारत की फौज में अपनी पॉपुलेशन के परसेंटेज से ज़्यादा हैं, सिविल सर्विस में पॉपुलेशन परसेंटेज से ज़्यादा हैं, फॉरेन सर्विस में, इंडियन पुलिस में, बिजनेस में, आपको हर जगह, और कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि पाकिस्तान के जितने मंदिर गुरुद्वारे हैं वो पाकिस्तान के मुल्लाओं के फैसलों पे होते हैं। ऊपर सबसे मुल्ला फैसले करता है, यहाँ पे जितने गुरुद्वारे हैं वो सब सिखों के कंट्रोल में हैं, वो फैसला करते हैं। सिखों के मुक़द्दस दिन जो हैं वो भारत की सरकार मनाती है, प्राइम मिनिस्टर खुद जाते हैं गुरुद्वारा। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम भी है जिसको ख़तरा है कि अगर भारत को इसी तरह से हमने आगे बढ़ने दिया तो 25-50 साल तो नंबर 1 पे होगा। अच्छा। वो पूरी दुनिया में आगे होगा। उसको रोको, नहीं रोकेंगे तो फिर भारत, क्योंकि हिस्टोरिकल कंट्री है, भारत की हिस्ट्री सबसे पुरानी है। भारत के पास जो ज्ञान है, जो आयुर्वेद है, जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एजुकेशन है, डेमोक्रेसी है, लिबरलिज्म है, बिल्कुल एक फ्री सोसाइटी है। यहाँ पे औरत मर्द सब काम करते हैं, सब बराबर हैं। इस हिसाब से भारत के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक कंट्री को प्रोग्रेस करने में मदद करते हैं। तो एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है जिसका हिस्सा कुछ बदकिस्मती से भारतीय लोग भी उसमें हिस्सा बन जाते हैं। और ये एक नेचुरल चीज़ भी है कि लालच है ना, उसमें कई लोग आ जाते हैं तो वो उनकी भाषा बोलते हैं। अगर वो तंग नज़री का चश्मा उतार के देखेंगे ना तो इनको भारत जैसा देश दुनिया में नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? इसलिए कि ऐसा है, और मैं जो बात करता हूँ बिल्कुल दलील के साथ करता हूँ। भारत में सारे मज़हब मिलेंगे आपको, यहूदी भी मिलेगा, जैन भी मिलेगा, आपको पारसी भी मिलेगा, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब है। किसी को कोई तकलीफ़ है? सबकी इबादत गाहें यहाँ पर रन करती हैं, सब काम काज करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे आपको हर रंग मिलेगा, हर नस्ल मिलेगी। आपको यहाँ से जितना जानवरों से प्यार मिलता है, इंसानों से प्यार मिलता है, फल फूल पौधों से जो प्यार मिलता है वो कहाँ है? वो दुनिया में कहीं नहीं है। और फिर ये है कि एक मटेरियलिस्टिक दुनिया में आज भी भारत में ऑथेंटिक पुराना हिसाब किताब भी मौजूद है। मैं मिसाल ले लें कि मुझे आए हुए अभी 12-13 घंटे हुए हैं भारत में। कोई 8-10 लोगों ने अब तक मेरे चरण छू के आशीर्वाद लिया है। ये मेरे लिए भी मान की बात है, लेकिन मुझे ये गर्व होता है कि ये सोसाइटी आज भी ऑथेंटिक, बड़ों को इज्जत देती है, छोटों से प्यार करती है। सोशल मीडिया पे जो चलती हैं ना वो चीज़ें सोशल मीडिया तक ही रहने दें। आम जिंदगी में 8 से 10 शहरों में पिछले साल भी गया था। इस साल तो मेरा ज़्यादा लंबा प्रोग्राम है, तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया जो सोशल मीडिया पे नज़र आता है। मुझे बसों में, ट्रकों में, हर जगह मैं देखता हूँ कोई एक तो दलित वाला मामला चलता है। कहाँ है दलित भाई? मैंने अपने गांव के सरपंच से पूछा, मैंने कहा कि हमने तो सुना है कि ब्राह्मण दलित के साथ बैठता नहीं है। बोला ये सब एक साथ बैठे हुए हैं, इसमें सब बराबर हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सोशल मीडिया पे चीज़ें ज़्यादा चढ़ाई जाती हैं। ये आपको भी पता है कि आप भी सोशल मीडिया को देखती हैं। ये वक्फ बोर्ड को लेकर सवाल आता है और वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं?
दुनिया का वाहिद देश है भारत जहाँ पे वक्फ बोर्ड है। पाकिस्तान में है, वक्फ की मिनिस्ट्री है जो सरकार के पास होती है। पाकिस्तान में वज़ीर औकाफ होता है, औकाफ इज़ प्लूरल ऑफ वक्फ, वज़ीर औकाफ होता है। सऊदी अरब में वज़ीर औकाफ होता है। वज़ीर का मतलब है सरकार के कंट्रोल में है। यहाँ तो एक आज़ाद दरिंदा है, ये नहीं होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात, वो जो मिनिस्ट्रियाँ भी हैं वो इस्लामिक कंट्री हैं। इंग्लैंड में कोई वक्फ की मिनिस्ट्री नहीं है। क्यों? इसलिए कि सेक्युलरिज्म है। तो भारत के सेक्युलरिज्म में वक्फ बोर्ड की, रिजर्वेशंस की, इन चीज़ों की जगह नहीं होती सेक्युलरिज्म में। सेक्युलरिज्म में भारत का संविधान कहता है सब बराबर, तो फिर ये वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? फिर हिंदुओं का मंदिर बोर्ड क्यों नहीं है भाई? फिर हिंदुओं का भी मंदिर बोर्ड होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सेक्युलरिज्म भारत का की खूबसूरती है, लेकिन उस सेक्युलरिज्म को करेक्ट करने की ज़रूरत है। माइनॉरिटी सेक्युलरिज्म में नहीं होती। मैं यूनाइटेड नेशंस में 29 साल से काम कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेज में सेक्युलरिज्म में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, सब रिलीजन बराबर हैं। तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैसे हो गया? माइनॉरिटी पाकिस्तान में है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ये माइनॉरिटी है क्योंकि वहाँ स्टेट का रिलीजन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का इस्लाम है। भारत में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, इंग्लैंड में नहीं है भाई कोई भी माइनॉरिटी। हम वहाँ रहते हैं। जो मुसलमान यहाँ पे रिजर्वेशन मांगता है और जो माइनॉरिटी राइट्स मांगता है वो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के दूसरे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ क्यों नहीं मांगता भाई? इसलिए कि सेक्युलरिज्म में इन चीज़ों की कोई माइनॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेक्युलरिज्म में माइनॉरिटी का मतलब है कि जो स्टेट का रिलीजन है उसको ना मानने वाले माइनॉरिटी। तो आपका तो स्टेट रिलीजन है ही नहीं, तो आपके यहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी का सवाल कहाँ पैदा होता है? बहुत ये मुझे याद है, आपने पहले भी एक बार मेरे ब्रॉडकास्ट में ये बात उठाई थी कि जब आप एक सेक्युलर कंट्री हैं तो आपके यहाँ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का डिफरेंस कैसे हो सकता है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन फिर ये दुआई दी जाती है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स दिए गए हैं, हमारे राइट्स तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। तो है ना, सब बराबर है ना। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर राइट देता है, अलग अलग नहीं देता, सबको बराबर। अगर आपके पास माइनॉरिटी राइट्स हैं तो फिर मेजॉरिटी के राइट्स भी होंगे। फिर भाई मेजॉरिटी कोई फेंक देने की तो चीज़ नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मेजॉरिटी है तो उनके कोई राइट्स नहीं। फिर या तो आप डिवाइड कर रहे हैं तो सबको बराबर करें। और कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल जो आज है भारत के, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी बदल गई है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था तब में ये चीज़ें नहीं थी, वक्फ बोर्ड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ये सब चीज़ें नहीं थी, ये आज बाद में डाली गई हैं। माइनॉरिटीज़ भी उस वक्त नहीं थी कोई, क्योंकि एक वकील लोग मिलके, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे जब, उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी, डाल भी नहीं सकते। आप किसी भी एक्सपर्ट वकील से पूछ लें जो इंटरनेशनल लॉ को जानता हो कि क्या सहमति है। भाई राइट्स जब सबको बराबर दिए गए तो आप अलग से राइट क्यों मांग रहे हैं? भाई हमने तो आज तक इंग्लैंड में नहीं देखा कि किसी को हिंदू या मुसलमान या सिख होने की वजह से अलग से राइट हो। बराबर है भाई। वहाँ की इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं अमेरिका, यूरोप वगैरह की, क्या वहाँ पे रिजर्वेशंस है कि लो भाई मुसलमानों के लिए इतनी रिजर्व सीटें हैं, हिंदुओं के लिए इतनी है, इसके लिए इतनी है? नहीं, कोई भी नहीं है बराबर। ना जॉब्स में रिजर्वेशन है, ना किसी चीज़ में। तो सेक्युलरिज्म में ये चीज़ नहीं होती। हाँ, जहाँ पे रिलीजन स्टेट का कोई है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, सपोज भारत हिंदू राष्ट्र है, तो फिर आपको राइट्स देने हैं अलग से, मुसलमानों को, सिखों को, सबको। लेकिन भारत का राष्ट्र रिलीजन कोई भी नहीं है, इसलिए सेक्युलरिज्म को ट्रू शक्ल में प्रैक्टिस करना चाहिए। और सेक्युलरिज्म तो वैसे भी यहाँ पे कहा गया कि जो सेक्युलर वर्ड है वो तो इंदिरा गांधी ने बाद में डाला था। बाद में डाला था। तो वो अपने आप में, अगर फैक्चुअली भी यहाँ पे हम बात करें तो वो अपने आप में एक अलग वो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं जो बना था भारत में। 51 में बना था शायद, 50 में लागू हुआ था। हाँ, तो बहुत बड़ी डिबेट वो आज है ही नहीं। आज तो कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करके देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, मैं आपसे एक और बात भी जानना चाह रही थी, और आज मुझे आपको हमारे बीच पाकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। आज आपका जो मुल्क है उसके सरेंडर का दिन है आज, और वो भी ऐतिहासिक सरेंडर।
जिसे लेकर आपकी कंट्री हमेशा से डिनाइल में रही है। मेरे तो डिबेट में ऐसे ऐसे गेस्ट आए हैं जो आके मुझे कह देते हैं कि 71 की वॉर तो पाकिस्तान ने जीती थी, आप किस बात को सेलिब्रेट करते? तो ऐसी कंट्री है आपकी कि जो डिनाइल में रही हमेशा। देखें, कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम कश्मीर पे भारत का फैसला नहीं मानते और हमें 300 जंगें करनी पड़ी तो हम करेंगे। तो मैंने उनको वो तस्वीर भेज दी है जिसमें जनरल नियाजी साइन कर रहे हैं कि भाई साहब 300 जंग, पहले उस जंग का तो हिसाब किताब देख लो। 93,000 पतलूनें उतरी हैं। ये जो रिसेंट हिस्ट्री है जंगों की दुनिया में, इतना बड़ा सरेंडर किसी ने नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन फाड़ दिया था कि हम 1000 साल भारत से जंग करेंगे। वो अगले दिन जब सुबह होटल में उठ के सो के उठे तो पाकिस्तान सरेंडर कर चुका था। 1000 साल लड़ने की बात कर रहे थे। तो ये सरेंडर पंजाबी फ़ौज की परंपरा है और ये करते रहेंगे। लेकिन क्या है कि अब नहीं करेंगे कभी भी, इसलिए कि अब जंग ही नहीं लड़ते। वो उनको पता है कि हमारी औकात नहीं है। आप ये देखें कि ये रोज़ तालिबान को कह रहे हैं। कल पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ बलोच, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफ़गानिस्तान हमारे टेररिस्टों को हमारे हवाले करे। तो मैंने उनको जवाब भेजा है कि भारत भी आपसे टेररिस्ट मांग रहा है और सबूत के साथ मांग रहा है। पहले आप तो हवाले करो। और आपकी तो इतनी औकात नहीं कि आप अफगानिस्तान से जंग कर सको, आप भारत को आंखें दिखा रहे हो। ये जंग नहीं करेंगे तो सरेंडर भी नहीं करेंगे। ये 71 के बाद फैसला कर लिया इन्होंने कि हम प्रॉक्सी वार लड़ेंगे अब, क्योंकि हम डायरेक्ट जंग करने की औकात नहीं है हमारी। देखें, पाकिस्तान है ना, उसके पास खाने को आटा नहीं है। उसको अपनी आवाम को खिलाने के लिए आटा नहीं है, रोटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है। दुनिया भर से भीखे मांग रहे हैं। तो वो जंग क्या करेगा? भारत 71 में भी पाकिस्तान को बुरी शिकस्त दी और आज का भारत तो कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान को अपना फिस्कल ईयर है ना 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 का, उसमें $25 बिलियन का खाली कर्ज़ों की किस्तें और इंटरेस्ट वापस करना है, जिसमें से 6 महीने में $5.2 बिलियन वापस किए हैं। अभी $19 बिलियन अगले 6 महीने में देना है। वो कैसे देगा? वो ऐसे देगा कि इसके अगेंस्ट में और लोन लेगा। तो भीख मांग मांग के सिलसिला आपका चल रहा है। आप अब सरेंडर इसलिए नहीं कर सकते। एक बार होगा वो इंटरनल होगा, क्योंकि अब बलोचिस्तान में फुल फ्लेज जंग चल रही है, पख्तूनिस्तान में फुल फ्लेज जंग चल रही है। पख्तून तो फैसला कर चुका है कि अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। पख्तून की लीडरशिप है जो इमरान खान, मंजूर पश्तीन, वली खान और बाचा खान की जो पार्टी है, ये सब पाकिस्तान आर्मी से नफरत करते हैं। ये तो आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, बलोच आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान आर्मी को पख्तूनों, बलोचों और सिंधियों के सामने हथियार फेंकने होंगे। ये आप याद रखिएगा। तो आप कितना टाइम देते हैं? क्योंकि मैं भी वो तिलक देवशर जी की किताबें उन्होंने लिखी हैं पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन को लेकर। कल मैंने उनसे भी पूछा था, आज मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि अब पंजाबी आर्मी को सरेंडर करना है, तो ये जो बाकी सरेंडर होंगे, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेट होने में कितना वक्त आपको लगता है? देखिए, कैंसर का मरीज़ होता है ना, उसका डॉक्टर यही कहता है कि मर जाएगा बहुत जल्द, लेकिन पता नहीं कब। तो हमें भी पता है कि ये मर जाएगा, इसका इलाज नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपने इस हद तक पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म कर दिए हैं, माइनॉरिटीज़, एथनिक माइनॉरिटीज़ के ऊपर। बलोच, सिंधी, पख्तून अब पाकिस्तान के साथ रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि कमा के ये 3 प्रोविंस देते हैं, डेवलप पंजाब हो रहा है। तो अब ये तैयार नहीं। और अब पंजाब में भी इमरान खान की वजह से एंटी आर्मी फीलिंग्स, आपको भी पता है कि सब बहुत ज़्यादा हैं। तो अब पाकिस्तान की उम्र कम रह गई। पाकिस्तान कब का टूट जाता अगर अमेरिका ने ना बचाया होता। इंदिरा गांधी जी ने 71 में फैसला कर लिया था, लेकिन वो फिर निक्सन की धमकी आई थी कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर तुमने वेस्ट पाकिस्तान की तरफ। और उसके बाद भी आज तक अमेरिका, कल अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने कहा है, वाइट हाउस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नेटो अलाय है। तो आज तक पाकिस्तान इनकी क्लैंडस्टाइन स्टेट है, इनकी सैटेलाइट स्टेट है। इनके इस रीजन में वेस्ट के बड़े मफादात हैं। चाइना, भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये सब वो कंट्री हैं जो वेस्ट के कंसर्न के लिए हैं। उनके बीच में एक पाकिस्तान
पाकिस्तान इनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमेशा वेस्ट के लिए प्रोवाइड करता रहा है प्लेटफॉर्म्स, उनकी जो छुपी हुई जंग भी होती हैं और ओपन जंगों के लिए भी। तो पाकिस्तान इनके लिए ज़रूरी है, तो वेस्ट ने बचाया हुआ है, वरना इंग्रेडिएंट सारे मौजूद हैं कि अब पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई एथनिक माइनॉरिटी खुश नहीं है, इकोनॉमी आपकी इस काबिल नहीं रही, आपकी एक प्रोविंस की पूरी फौज है, एक प्रोविंस के सारे जजेस हैं। मामूली मिसाल ले लें, क्रिकेट अब PSL हो रही है, PSL में 4 ग्राउंड चूज़ किए गए हैं कि इन 4 ग्राउंड्स पे मैच होंगे, 3 पंजाब में, एक भी पेशावर में नहीं है, कोयटा में नहीं है, तो पंजाब ही एवरीथिंग है जब पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। जिस दिन अब वेस्ट को कन्विंस की ज़रूरत है, वेस्ट ने कोशिश की है कि इंडिया इनके डिक्टेशन पे आ जाए तो फिर वो पाकिस्तान को छोड़ देगा, लेकिन इंडिया कहता है हम डिक्टेशन वगैरह पे नहीं आएंगे। जयशंकर जी ने यूक्रेन रशिया वार में बाकी में एक ही बात कही कि हम खुददार कौम हैं और हम जितने फैसले करते हैं ना अपने कौम के लिए, अपने इंडियंस के मफादात को रख के सामने करते हैं, आपके लिए नहीं करते। हमारी आपके साथ दोस्ती है बराबरी की बुनियाद पे। अगर आप ये समझते हैं कि अंदर खान ने यही कहा होगा, अगर आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान की तरह आपके सर्वेंट बनेंगे, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये वेस्ट के ऊपर है कि कब पाकिस्तान को लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ले। पाकिस्तान लाइबिलिटी बन चुका है। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान लाइबिलिटी है, इसमें POK, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो POK लेके रहेगी, कैसे लेगी, क्या लेगी, ये वो खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लेके रहेंगे। तो आप POK को लेकर, जो वहाँ पर ज़ाती हैं, जो वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ नारेबाजी है, जो वहाँ पर रिवॉल्ट है, प्रोटेस्ट है, उन सब पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, किसी ने भेजी थी मुझे, जिसमें श्रीनगर की मार्केट और सब वो थी। तो मैंने वीडियो वापस देखी और इनलार्ज कर करके देखा कि यार ये तो यूरोप लग रहा है, ये कश्मीर है क्या वाकई? क्योंकि सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती हैं। तो मैंने देखा तो वाकई कश्मीर था। तो POK वाले जब देखते हैं कि वही कश्मीर जो भारत के पास है कहाँ पहुँच गया, और हम आज भी आटे की लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ पे एक सड़क नहीं है। मैं जा चुका हूँ मुजफ्फराबाद, एक सड़क नहीं है, कच्चे का रास्ता था उस वक्त, अब तो पता नहीं, लेकिन अब भी कोई तब्दीली नहीं आई। यहाँ पे दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है कश्मीर में, टनलें बन रही हैं, इंडस्ट्रियल कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स हैं, सेब और दूसरी, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं। कश्मीर की सबसे बड़ी प्रोडक्ट टूरिज़्म है। 2.5 करोड़ लोग पिछले साल गए हैं कश्मीर में। टूरिज़्म उनकी शहरग है, इनके लिए इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। जिस हिसाब से टूरिज़्म बढ़ रहा है, आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर में कोई एक आदमी आवाज़ उठा रहा है, सिवाय आप 2-4 लिखारियों को छोड़ दें, कोई एक? इसलिए कि आपका कश्मीरी जो है वो IPL भी खेल रहा है, वो आपको साउथ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, हर जगह उनकी यूनिवर्सिटियों में कश्मीरी पढ़ रहा है। POK के लोग देख रहे हैं, वो कहते हैं यार हमसे तो हमारे भाई अच्छे रहे, हम पाकिस्तान के कब्जे में रह के, इलेक्ट्रिसिटी पूरे पंजाब की POK से जा रही है। POK में 12 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और जो बाकी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो बहुत महंगी मिल रही है। गैस है नहीं। कश्मीर पूरे पाकिस्तान को पानी सप्लाई कर रहा है, वहाँ कश्मीरी औरतें बेचारी पानी का घड़ा भरने के लिए कितना कितना दूर जाती हैं। तो फिर कश्मीरी पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है। लद्दाख को जब देखते हैं तो वो गिलगित बल्तिस्तान वाले कहते हैं कि भाई साहब हम तो एक ही रीजन थे, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। तो ये चीज़ें हैं। अमित शाह जी ने अभी पार्लियामेंट के इजलास में 24 सीटें POK के लिए रखी हैं, ये सिग्निफिकेंट है। आसिम मुनीर अभी अमेरिका गए हैं, तो वो भी 2 कंसर्न लेके गए हैं, एक अफ़गानिस्तान, एक कश्मीर। कह रहे हैं यार अब जिस हिसाब से भारत की सरकार कश्मीर कर रही है, तो एनी टाइम कुछ हो सकता है। तो अमेरिका से गारंटीज मांगने गया है कि हमें आप हमारा कश्मीर बचा लो। लेकिन अमेरिका क्या करेगा जब कश्मीरी खुद अब तंग आ गए हैं पाकिस्तान से। वहाँ तो रोज़ाना हर डिवीज़न, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इतना जब प्रोटेस्ट हो रहा है ना, तो आई डोंट थिंक अब ज़्यादा अरसा भारत की ज़मीन उनके कब्ज़े में रहेगी। अच्छा। फिर ये भारत की गैरतमंद कौम है। भारत में पूरा भारत आवाज़ एक करके कह रहा है कि हमारा POK अब हमें मिलना चाहिए। और जब भी POK की बात हो
तो याद रखिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान इंक्लूडेड बात हो रही है, इसलिए कि 1947 में जिस रियासत कश्मीर ने, जिस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने भारत के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी, उसका पार्ट थे गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अक्साई चीन, शगरम वैली जो चाइना के कब्जे में है। तो मैं समझता हूँ कि भारत को कभी भी चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक के, ठीक है, जो एक लीगल तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश बना, हम उसको नहीं मांग रहे, ठीक है, लेकिन जो है भारत का, जो कश्मीरियों की लीगल कस्टोडियन महाराजा हरि सिंह, मुस्लिम मेजोरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला खुद चल के आए न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट की कि हमें एक्सेशन ट्रीटी करनी है भारत के साथ। तो इसके बाद कोई बात रह नहीं जाती लीगलिटी की, और भारत को अब इस पर सीरियसली सोचना चाहिए। अच्छा, किसी ने सवाल भेजा इस्लाम कॉइन को लेकर, आपने क्या सुना है इस इस्लाम कॉइन के बारे में? क्या है इस्लाम कॉइन? इस्लाम क्विट कॉइन सिक्का, हाँ, वो इस्तेमाल होता रहता है। ये देखें, कश्मीर में तो इस्लाम का सिक्का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, यही चीज़ जूनागढ़ में भी इस्तेमाल हुई थी, क्या हुआ, हैदराबाद में भी हुई थी। तो उस वक्त कश्मीर में भी यही करते जो जूनागढ़ और हैदराबाद में किया था, तो शायद आज कश्मीर का मसला ना होता। लेकिन उस वक्त एक गलती हो गई कि हम यूनाइटेड नेशन चले गए। अगर हम यूनाइटेड नेशंस ना जाते तो आज कश्मीर भारत के पास होता, पूरा गिलगित बल्तिस्तान होता, और ये जो हमें बार बार ज़ख़म दिए गए हैं ना, 89 से कितनी बड़ी टेररिज्म हुई 20-25 साल तक, वो ना होती। ये अगर आपने हैदराबाद में ना किया होता जो आपने किया, और यूनाइटेड नेशंस चले जाते, तो आज भारत का एक इतना बड़ा ज़ख़म उधर भी होता। तो ये है कि ये चीज़ें, गलतियां हो गई हैं जो भी हैं, अब भारत को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि वो इस्लाम का सिक्का है ना, वो कश्मीर में अब तो फेल हो गया है। 89 से काफ़ी इसको उछाला गया, अब कौन सा कश्मीरी कह रहा है कि मैं भारत के साथ खुश नहीं हूँ? कह रहा है उमर अब्दुल्ला कह रहा है, फारूक अब्दुल्ला कह रहा है, महबूबा मुफ्ती कह रही है, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं भाई, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। अदरवाइज़ कश्मीरी तो बहुत खुश है। मैं तो, मुझे दावतें आई हैं कि आप आके देखो इधर, मैं कहा मेरे पासपोर्ट पे लिखा है कि वीज़ा पे कि आप कश्मीर नहीं जा सकते क्योंकि हमें अलाउड नहीं है कश्मीर में। और ऊपर के जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं, शायद अरुणाचल प्रदेश में होगा जहाँ पे चाइना के मसले चल रहे हैं, लद्दाख है, वहाँ मुझे अलाउड नहीं है, तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। और मैं यहाँ पर सबसे कहना चाहती हूँ जो भी इस वीडियो को देखेंगे कि आरिफ भाई आपके शहर में भी हो सकते हैं। आरिफ भाई का जो सोशल मीडिया है आप उसे लगातार चेक करते रहें, वो आप इंगेजमेंट्स डालते रहेंगे, आप किस शहर में क्या है, क्या आपकी इंगेजमेंट्स है, तो आप जाके इनसे मिल सकते हैं। मुझे पता है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं हिंदुस्तान में, तो उन तक आपसे जुड़े हुए जो अपडेट्स हैं वो पहुँचते रहने चाहिए। तो इस लाइव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आई विश यू only the best during your stay in India. Thank you Aditi ji, thank you very much. Thank you bhai, thank you so much.